हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से लेके हम लोग हमारी CMA की जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। Before starting that, let me just give you an introduction of myself. This is CS Harsha, your faculty for law subject, that is your paper number 1. आप देख सकते हैं CMA फाउंडेशन के अंदर जो आपका फर्स्ट लेवल होता है CMA का, उसका सबसे पहला पेपर जो है वो कौन सा रहता है? बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। सो मैं आपका इस सब्जेक्ट के अंदर जो बिजनेस लॉज वाला पोर्शन है वो लेने वाली हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हम पूरे सब्जेक्ट को देखेंगे कि सिलेबस हमारा कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर पैटर्न कैसे रहता है हमारा, पासिंग मार्क्स हमें कितने कितने चाहिए होते हैं, एंड हमारी स्ट्रैटेजी अप्रोच कैसे रहने वाली है इस पूरे जर्नी के अंदर। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए ये पूरा जो हमारा पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। करेक्ट, ये पूरा पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। अच्छा, इसमें से आप देख पा रहे हैं कि दो पोर्शंस हैं सब्जेक्ट के अंदर, वन इज बिजनेस लॉज एंड अनदर इज बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, तो डिवीजन अगर मैं करूं तो दिस इज फॉर 80 मार्क्स एंड दिस वन इज फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, ऐसे करके हमारा डिवीजन रहने वाला है। तो मैं आपको कौन सा पोर्शन कवर करवाऊंगी? जो 80 मार्क्स का पोर्शन है लॉज का। फाइन, बिफोर मूविंग फर्दर एक बार ये टर्म हम ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो CMA फाउंडेशन का सिलेबस है, हियर यू ऑल आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स, राइट। अब वो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, आप वो उनको ऑलरेडी 11th एंड 12th में पढ़ चुके हैं। मतलब जैसे अकाउंट्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स थी उनको भी हेल्प रहेगी यहाँ पे। तो कुल मिला के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। करेक्ट, लेकिन एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने वाले हैं। इस लेवल का सबसे पहला ही पेपर रहेगा लॉज का। ओके, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी डेफिनेटली हेल्प करूंगी कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, एक आप लोगों के लिए एडवांटेज यहाँ पे ये है कि अभी CMA फाउंडेशन के अंदर हमारे पास MCQs का पैटर्न रहेगा पेपर के अंदर, तो यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, अगर बच्चे ऐसा समझते हैं कि MCQs वाले एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि MCQs को अपीयर करना, मेरी ओपिनियन ऐसी है कि MCQs को अपीयर अटेम्प्ट करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें है ना, कंटेंट जो भी प्रोवाइडेड है उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है ना। मतलब किसी भी एक वर्ड से भी क्वेश्चन उठा करके पूछा जा सकता है। दैट इज वाई MCQs को लाइटली नहीं लेना है हमें, है ना। उसमें भी हमें ध्यान से अच्छे से पढ़ के एक एक वर्ड को, एक एक प्रोविजन को हमें अटेम्प्ट करना है। करेक्ट। अच्छा, हमारे पास टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस कितने रहते हैं मैं आपको ये बता दूं। 50 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास। करेक्ट, एंड 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। ऐसा करके टोटल हमारा पेपर कितने मार्क्स का बन जाता है? 100 मार्क्स का बन जाता है। तो 2 मार्क्स का एक MCQ का वेटेज है। फाइन, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो लॉज वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों ने देखा अभी हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है? बिजनेस लॉज है। करेक्ट, तो लॉ का मतलब क्या है और बिजनेस का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, बिजनेस लॉज क्या समझते हो बिजनेस वर्ड से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस? क्या मतलब होता है बिजनेस का? ये तो पढ़ा है हम लोगों ने 11th 12th में, राइट। अच्छा, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को मैं ऐसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बता सकती हूँ क्या? कैन आई से कि बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। करेक्ट। अच्छा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आप क्यों परफॉर्म करते हो? सो दैट आप क्या कर पाओ, अपने लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर पाए हम ना, टू अर्न लिविंग, राइट। सो दैट हमारे जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे मेनली तो रोटी कपड़ा मकान, तो हम लोग वो सारा खर्चा उठा पाएँ, हम लोग बेसिक लाइफ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो कर पाएँ, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। फाइन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी
जिससे क्या होता है, विच अर्न्स अ लाइवलीहुड फॉर यू, जिससे आप क्या कर सकते हो, कमा सकते हो, कमा के खा सकते हो, अपने बेसिक एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सर्विसेज हो गई रेंडर करना, करेक्ट। इस टाइप की ये चीज़ें आपकी किस में फॉल करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और एग्जाम्पल लो, ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये सब काम हम लोग क्यों करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। हमें रिटर्न्स क्या मिलते हैं इसके बदले, बिजनेस करने के बदले क्या रिटर्न्स मिलेंगे आपको, प्रॉफिट कमाते हो ना आप, एग्जैक्टली। तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर मनी मोटिव के लिए आप क्या करते हो, बिजनेस कंडक्ट करते हो। ऐसी समाज सेवा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट्स अर्न करना हमारा मेन पर्पस यहाँ पे रहने वाला है। ओके, करेक्ट। नाउ कम्स द वर्ड लॉ। लॉ समझते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है। देखो, हिंदी में अगर मैं इसका मतलब निकालूं तो लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है। बट कानून क्या है, कानून एक सेट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके, लॉ को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। यानी कोई भी चीज को करने का तरीका वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, अच्छा, अब ये हमने ये तो देख लिया कि लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है, हमें लॉ बनाने की, कानून बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, सबसे पहले तो लोगों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए लॉज बनाए जाते हैं, राइट। कानून बनाने के पीछे हमारा पर्पस क्या है वो मैं लिख रही हूँ। पर्पस क्या है, सबसे पहला तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो दैट सोसाइटी में जितने भी तरीके के रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ना हो, उनको हम लोग प्रोहिबिट कर सकें, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, करेक्ट। तो लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ऊपर। दूसरा, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग, किसी भी चीज़ को ढंग से चलाने के लिए, सिस्टमैटिकली चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, लॉ ज़रूरी है। अब सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के अंदर अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी सिग्नल से पास हुए हैं, ड्राइव करते हैं आप, तो कभी भी तुम लोगों ने देखा होगा, अभी अगर सिग्नल रेड है या ग्रीन है या ऑरेंज है, व्हाटएवर, तो हम लोगों को अकॉर्डिंगली बिहेव करना होता है वहाँ पे। अगर सपोज करो सिग्नल रेड है तो मतलब तुम्हें रुक जाना है, और अगर आप उसमें भी चल रहे हो तो आपने सिग्नल क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और सिग्नल तोड़ दिया, तो फिर क्या होता है, आगे एक पुलिस वाला खड़ा रहता है जो रोकेगा, तुमसे तुम्हारा लाइसेंस मांगेगा, कार का रजिस्ट्रेशन मांगेगा, एंड देन वो क्या करेगा, चालान काटेगा, राइट, यानी कि फाइन इम्पोज करेगा आपके ऊपर। सो अब आप यूं सोचो कि अगर यहाँ पे ये लॉ नहीं बना होता, नहीं होता ऐसा, अगर पुलिस वाले अगर खड़े नहीं है, होता है ना ऐसा कई बार कि लाइट तो है, रेड लाइट तो है, लेकिन उस चौराहे पे या उस रोड पे पुलिस वाले खड़े नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सिग्नल तोड़ देते हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे केओस क्रिएट हो जाता है। कोई कार राइट से आ रही है, कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई किसी को ओवरटेक कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, एकदम डेडलॉक सा क्रिएट हो जाता है और फिर किसी के मूव करने का रास्ता ही नहीं बचता, होता है ना ऐसा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इस वजह से तो केओस क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे। अगर यही पुलिस वाला वहाँ खड़ा होता तो सब लोग उसके डर से क्या करते, लॉ को फॉलो करते ना। तो अब तुम देखो, ये सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है या नहीं है ना। सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा नहीं होता या फिर अगर सिग्नल नहीं होता तो देयर आर चांसेस कि पीपल क्या करेंगे, उसको वायलेट करेंगे, एंड वो केओटिक हो जाएगा, किसी के भी आने जाने को लेकर के कोई ढंग से फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती, करेक्ट। दूसरा, पीस एंड ऑर्डर। पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि हमें सोसाइटी में, समाज में शांति बनाए रखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। ओके, तो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी क्या ज़रूरी है, लॉ ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम लोग लॉ को है ना, भाई जैसे कानून तो बना दिया सरकार ने,
लेकिन क्या हम वो कानून बन जाने से हम चुपचाप उसको फॉलो कर लेते हैं क्या हम लोग इतने सीधे हैं कि लॉ चुपचाप फॉलो कर लेते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, जब तक कि जैसे अभी अभी ट्रैफिक सिग्नल वाला एग्जांपल लिया, अगर वहाँ पे पुलिस वाला नहीं खड़ा है, रूल्स तो बने हुए हैं ना, ट्रैफिक रूल्स तो हैं ही, हमें पता भी है कि कितना चालान कटता है, कैसे होता है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे क्या? ना, हम लोग इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ही नहीं। सच बात तो ये है। तो क्योंकि हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है, चांसेस आर कि लॉ का वायलेशन होगा ही होगा, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे लॉ का वायलेशन। अब ऐसी सिचुएशन में आप कानून को फॉलो क्यों करते हो? डर की वजह से, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से नहीं, डर की वजह से फॉलो कर रहे हो उसको ना। तो वो डर किस चीज का डर है कि या तो जेल भेज दिया जाएगा हमें, या फिर हमारे ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। सही है भाई, इसी चीज का डर होता है। या फिर दूसरा, अभी जैसे और भी एक्शंस बहुत सारे होते हैं, अभी जैसे ट्रैफिक वाला हमने एग्जांपल लिया, तो उसमें क्या हो सकता है, तुम्हारी कार फोरफीट हो सकती है, गाड़ी जब्त हो सकती है ना, तो लाइसेंस जब्त हो सकता है तुम्हारा। तो इन सब चीज़ों के डर की वजह से हम लॉ फॉलो करते हैं, बट हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। वी आर नॉट दैट सेल्फ डिसिप्लिन इनफ कि हम लोग खुद से लॉस को फॉलो करें। तो इसीलिए अगर किसी ने भी लॉ का वायलेशन कर दिया, क्या कर दिया, वायलेशन, तो क्या इंपोज होगा उसके ऊपर, फाइन इंपोज होगा। ठीक है, सबसे पहले फाइन इंपोज होगा। दूसरा, और इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का सिंपल मतलब होता है जेल। आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। करेक्ट, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी फोरफीट हो सकती है ना, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत सारे एक्शंस और भी होते हैं जो दिए जाएंगे आपके। ठीक है, सो हम लोग ये लॉज, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का डर है कि कहीं हमारे ऊपर कोई केस ना फाइल हो जाए, कहीं फाइन ना इम्पोज हो जाए, या फिर जेल ना भेज दिया जाए ना। इस रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं। ओके, किसी ने भी अगर लॉ को ब्रेक किया तो दीज आर द एक्शंस विच कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। करेक्ट, अब सब लोगों को ये समझ में आता है कि लॉ का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड। कानून क्या है, कानून सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि क्यों इम्पोज करा गया है, क्योंकि हम सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं ना, लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, एंड तीसरा सिस्टमैटिक फंक्शनिंग इंश्योर करना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, इस टाइप से लॉज बनाए हैं, जिसका यदि किसी ने भी वायलेशन किया तो क्या हो जाएगा, फाइन इम्पोज होगा, जेल भेजा जाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी भी फोरफीट हो सकती है। करेक्ट। अच्छा, अब देखो लॉज जो है ना, लॉज बहुत सारे होते हैं, लॉज बहुत अलग अलग किस्म के लॉज होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लॉज सिविल भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, और बिजनेस लॉज भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझो कि सिविल और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं ना। देखो, सिविल केसेस कौन से केसेस होते हैं, ये ऐसे केसेस हैं जहां पे कोई एक इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है, मतलब किसी के रॉन्गफुल एक्टिविटी की वजह से असर किस पे पड़ रहा है, पूरे समाज पे नहीं पड़ रहा, असर किस पे पड़ रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे पड़ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल सुनो, अभी ए है, ए की एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कहाँ पे, बॉम्बे। करेक्ट। अब ए जो है, एक्चुअल में ए बेचारा रहता कहाँ है, ये रेजिडेंट कहाँ का है, ये रेजिडेंट है दिल्ली का। ठीक है, और ए का एक पड़ोसी है बी। अब बी ये चीज़ जानता है कि ए कहाँ रहता है, ए तो रहता है दिल्ली में। अब इसने प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मेरे पास में बॉम्बे में खरीद के रख ली है, भाई बंदा रोज़ रोज़ तो इतनी दूर से आएगा जाएगा नहीं, है ना, अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख करने के लिए। और ये ए भी इतनी फ्रीक्वेंटली जाता नहीं था अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, भाई एक बार देख के आ जाए कि किसी ने हार्म तो नहीं किया मेरी प्रॉपर्टी को, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, इस टाइप से। क्योंकि यहाँ पे ए रेगुलरली नहीं जाता था, तो बी ने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। इसने क्या कर लिया,
इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, पोजेशन। इसने इसकी प्रॉपर्टी पे क्या गेन कर लिया, पोजेशन गेन कर लिया, यानी कि ए की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया बी ने। अब इससे किसको नुकसान हो रहा है मुझे ये बताओ, क्या पूरी सोसाइटी को, पूरी कॉलोनी को नुकसान हो रहा है क्या, बताओ? नहीं ना, नुकसान सिर्फ किसको हो रहा है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए को हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो बी ने ए के साथ रॉन्गफुल एक्टिविटी करी है, ये जो रॉन्गफुल एक्ट इसने करा है, ये एक्ट क्या कहलाएगा, सिविल केस कहलाएगा। यहाँ पे अगर ए अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा लेना चाहता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए क्या करेगा, बी के ऊपर सिविल केस फाइल करेगा या क्रिमिनल फाइल करेगा, सिविल केस फाइल करेगा, करेक्ट है, ही विल फाइल अ सिविल केस ओवर हियर, ओके। ऑन द अदर हैंड, अब ये समझो क्रिमिनल केस क्या होता है। आई थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। क्राइम हम जानते हैं, क्राइम क्या होता है, मर्डर, टेररिज्म ना, चोरी, डकैती, इस टाइप की चीज़ें, या फ्रॉड, ये सब क्या होता है, ये सब क्राइम्स होते हैं, है ना। तो अगर किसी पर्सन ने तुम्हारे साथ ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है, एक्चुअल में उसका असर कहाँ पड़ता है ना, पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। देखो लॉस तो सिर्फ उसी का ही होगा जिसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन इसका मेंटल ट्रॉमा, या आप यूँ समझो कि मेंटल इम्पैक्ट जो है वो पूरी सोसाइटी पे आएगा ही आएगा, राइट। तो इसीलिए सिविल केसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करते हैं। सिविल केसेस किसको इम्पैक्ट करेंगे, इंडिविजुअल को, इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल, करेक्ट। और क्रिमिनल केसेस किसको इम्पैक्ट करेंगे, होल सोसाइटी, इम्पैक्ट्स द होल सोसाइटी। इसका असर किस पे पड़ने वाला है, पूरी सोसाइटी पे इनका असर पड़ने वाला है। अब है ना, एक्चुअल में ये जो दोनों टाइप के लॉज है ना, ये कौन पढ़ता है, ये एडवोकेट्स पढ़ता है, ठीक है। यानी अगर हम LLB कर रहे होते तो हम आपको यही लॉज पढ़ाते, करेक्ट, सिविल, क्रिमिनल, बट नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो CMA कर रहे हैं, तो हम प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं। और प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है मुझे ये बताओ, क्या ये प्रोफेशनल्स जो हैं क्या वो कोर्ट्स में विजिट करेंगे, क्या हम लोग कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या हम लोगों के केसेस फाइट करने वाले हैं, नहीं। हम लोग कहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस है, कॉर्पोरेट्स के अंदर, है ना। तो हम लोग कहाँ प्लेस होने वाले हैं फ्यूचर में, कॉर्पोरेट्स में, वी आर गोइंग टू बिकम द प्रोफेशनल्स ओवर देयर। तो इसीलिए क्योंकि हमारा रिलेशन जो है आगे चल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, देयरफॉर हम कौन से लॉज पढ़ेंगे, बिजनेस लॉज पढ़ेंगे। तो हमें ये वाले लॉज पढ़ने हैं, यानी कि बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज फिर कौन से लॉज हुए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किस पे एप्लीकेबल होंगे, विच आर एप्लीकेबल ऑन बिजनेसेस। सिंपल सी चीज़ है, या मैं कहूँ कॉर्पोरेट्स। ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो कि बिजनेसेस पे एप्लीकेबल होंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हारे काम में आएंगे, हम उन्हीं लॉज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें, फिर तुम कहोगे मैम आपने सिविल और क्रिमिनल क्यों समझाया, इतनी देर तक टाइम वेस्ट हो गया हमारा, है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल जानना ज़रूरी है, तुम्हें दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है एक, उसके अंदर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते ही हैं, इसीलिए तो हमारे लिए ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप अभी तक आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लॉज क्या होते हैं, और हमें जो लॉज पढ़ने वो कौन से होंगे, बिजनेस लॉज होंगे, ठीक है। तो बिजनेस लॉज क्या होते हैं, लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन द बिजनेसेस, करेक्ट। चलो अब फटाफट से एक बार हम लोग हमारा सिलेबस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। देखो हमारा जो 80 मार्क्स वाला पोर्शन है बिजनेस लॉज का, बिजनेस लॉज का जो हमारा 80 मार्क्स का पोर्शन है, करेक्ट। इस 80 मार्क्स के अंदर इस पूरे सिलेबस में हमारे पास ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है ना, खुश हो जाओ, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, और 4 में से भी सिर्फ 3 हैं गिनती के जो इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, ओके। तो मैं एक बार इसका पूरा सिलेबस तुम्हें बता रही हूँ क्या सिलेबस है।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके पास हमारे पास आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड लास्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। करेक्ट। बस ये गिनती के हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है तुम्हारा, ज़्यादा हेक्टिक लेने का नहीं है। ओके। चैप्टर के मार्क्स जो हैं मैं उनका एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे देती हूँ। जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारा 10 मार्क्स का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 20 मार्क्स है। सॉरी, दिस वन इज फॉर 30, एंड ये दोनों जो बाकी है हमारे ये 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, हो गया टोटल 80। फाइन। ओके, अब आप देखो इनमें से इस सिलेबस को देखते से ही कई बच्चों के दिमाग में ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या पढ़ के जाना है और हमें क्या छोड़ के जाना है। ठीक है, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, 100% पढ़ना है। ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ने बता दिया अब यहाँ देखते से ही तुरंत दिमाग में आ गया सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के जाएंगे मैम, और वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स का। ठीक है, बाकी जो बचे कुछ मार्क्स हैं वो हम लोग वैसे ही गोले भरने होते हैं, हमें तो MCQs हैं, तो ऐसे गोले भरने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जय माता दी करके तुक्के से सारे कर लेंगे। भाई कोई तो सही निकलेगा ही ना, कोई 5-6 क्वेश्चन तो सही निकलेंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, आराम से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है ना, हमें पूरे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सिर्फ बात मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट की होती है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है हमें। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अगर हम कहें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसको छोड़े बगैर तो आप मतलब इसको छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। अगर पढ़े बगैर चले गए तो पेपर अटेम्प्ट ही मत करना मेरे हिसाब से तो फिर तुम। ओके, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आफ्टर दैट आप इन दोनों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, एंड देन इंट्रो को हम लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो हमारे पढ़ने का जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर यही रहेगा। मैं सबसे पहले चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर मैं स्टार्ट करूंगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, इस एक्ट को है ना हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, सोगा बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे इसको, प्यार से सोगा बुलाएंगे। ठीक है, और दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले ये फिर ये एंड देन लास्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर तुम्हें पहले दिन पढ़ा दिया ना तो तुम लोग भाग जाओगे। इट इज़ अ लिटिल बोरिंग, मतलब ज़्यादा थ्योरी है इसके अंदर, दैट इज़ वाई ना, बट नो प्रॉब्लम। एक बात और, क्योंकि तुम सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स को एकदम कुछ नहीं समझेंगे, ये मत करना। हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। वाई? बिकॉज हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, यहाँ पे कितने पासिंग मार्क्स रहते हैं पता है ना तुम लोगों को? क्या है, हमें 40 मार्क्स तो चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, एंड हमें 50% स्कोर करना है इन एग्रीगेट। सही बात है क्या ये? हमें 40 नंबर सिक्योर करने हैं हर एक सब्जेक्ट में, प्लस उसके साथ साथ हमें 50% एग्रीगेट में भी चाहिए। इन दोनों के बीच में है ना एंड है, ये ध्यान रखना। करेक्ट? क्या है इन दोनों के बीच में? एंड है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक सब्जेक्ट में किसी में फेल हो जाते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी सब में तो अच्छे नंबर आ गए ना मैम तो पास हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू कंप्लाई बोथ द कंडीशंस। अच्छा, ऐसे में इक्वल इंपॉर्टेंस हर सब्जेक्ट को देना ज़रूरी है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे, ठीक है, तुम्हारा कमांड हो या नहीं हो, यू हैव टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव इट एनी हाउ। करेक्ट? क्योंकि ये मान के चलना, ये हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स है, ये बाकी डिग्री कोर्सेज की तरह नहीं है कि एकदम आसान होने वाले हैं और हम एक रात पहले पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें जो रियलिटी है वो बता रही हूँ।
फाइन। तो इसीलिए हम लोगों को इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पासिंग परसेंटेजेस कम होती हैं इन एग्जाम्स में, ये भी याद रख के चलना। फाइन। तो हमने ये देख लिया अभी कि हमारा ये सिलेबस जो है ये कैसा है, हमें पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारे पास ना, एंड लॉज, उसका मतलब समझ लिया क्योंकि हम जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो इसीलिए। अब एक बार मैं तुम्हें मेरी अप्रोच बता दूं, हम लोग कैसे फर्दर मूव करेंगे इसके अंदर, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस सब्जेक्ट को लेकर के मेरी, मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग है ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हमें MCQs का देना है तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हाँ बेसिक बेसिक देख लिया, भाई ये होता है, इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग ये है और बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। What we have to do here is we have to take in depth understanding, यानी कि एकदम हम है ना किसी भी कानून को पढ़ेंगे तो उसकी जड़ तक जाएंगे एकदम कि ये कानून ऐसा बनाया क्यों है। फाइन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नोट्स मेकिंग। क्लास के अंदर ही मैं आप लोगों को नोट्स बनवाऊंगी, हम लोग ऐसे पहले के टाइप के बोरिंग तरीकों से पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। मेरे नोट्स जो हैं वो बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे, यानी कि हमें कैसे बनाने हैं ये फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपका जैसे प्रोसेसेस वगैरह हैं तो हम लोग उसको भी उस मैनर में बनाएंगे। डायग्राम्स वगैरह हो गए, डायग्राम्स ड्रॉ करके, तो जैसे बचपन में करते थे ना हम लोग बायोलॉजी में और इन सब में ना, उस टाइप की चीज़ें हम लोग थोड़ा सा लॉ में भी डालेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको क्रिएटिविटी के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बात और, आप क्लास के अंदर है ना सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझने पे। नोट्स मैं तुम लोगों से बनवा रही हूँ, ये मैं तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि घर जाके कोई भी नोट्स नहीं बनाता है। फाइन, नोट्स बनाने में है ना जान डाल दो। कैसे, मतलब हमें क्रिएटिविटी के साथ बनाना है। यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन, आप हेडिंग के लिए अलग पेन्स यूज़ करो क्योंकि हम लोग आराम से स्लो स्लो चलते हैं, आई विल वेट फॉर यू ऑल ना, तो उस हिसाब से हम लोग आराम से अलग अलग पेन्स यूज़ करेंगे। क्या होता है ना, जब आपके नोट्स क्रिएटिव होते हैं और अलग अलग कलर से सुंदर सुंदर लिखे हुए रहते हैं, तो जब भी कभी आप उनको फ्यूचर में उठा के पढ़ोगे, कब, जब टेस्ट होते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि डेली तो हम लोग घर जाके खोलते नहीं है नोट्स हमारे ना, तो इसीलिए हम लोग जब टेस्ट के टाइम पे और एग्जाम के टाइम पे उनको खोल के पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हमारा खुद का भी इंटरेस्ट आना चाहिए उनके अंदर। इसीलिए तो मेक देम वेरी क्रिएटिवली, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग्स एंड ऑल, है ना। हालांकि अभी आंसर्स डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखने, लेकिन फ्यूचर में तो लिखने पड़ेंगे ना जब इंटर में और फाइनल में जाओगे, इसीलिए। तो एक हमारा ये हो गया इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एक हो गया नोट्स मेकिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये हम लोग ज़रूर करेंगे। MCQs वगैरह जो हैं वो मैं क्लास में ही, जो मॉड्यूल के MCQs हैं वो हम करवाएंगे तुम्हें। उसके अलावा आपको जो GSC से यहाँ से जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें भी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, खूब सारे MCQs अवेलेबल है तुम्हारे पास। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आएगा, उतना तुम्हें लैंग्वेजेस को समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। वन मोर थिंग, टेस्ट सीरीज, जितनी भी आपके पूरे सिलेबस के दौरान आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप कोई भी टेस्ट को स्किप नहीं कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट में एब्सेंट नहीं रह रहे हैं। चाहे जितना पढ़ के दे सको उतना दे दो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपीयर फॉर द टेस्ट। क्यों ज़रूरी है टेस्ट के लिए अपीयर करना, ताकि तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, तुम्हें पता लगे कि हम लोग कितना पानी में है ना, और कितना हमारा भला हो सकता है। इसीलिए तो डू मेक श्योर कि हम लोग टेस्ट फ्रीक्वेंटली देते रहें। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच कि हम लोग इस तरीके से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो आज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये पूरा समझ लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे ये सिर्फ मैंने टॉपिक्स के नाम बताए हैं, मैं अभी इन डेप्थ इनके अंदर नहीं जा रही हूँ। जब जब ये चैप्टर आएगा तब तब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँ लॉ के बारे में ना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। क्या बेसिक्स हैं? एक चीज़ मुझे आप लोग ये बताओ कि लॉ बनाता कौन है।
लॉ मेकर्स कौन है इंडिया में? डज एनीवन नो कि लॉ मेकर कौन होते हैं? कौन कानून बनाता है? मतलब क्या कानून सरकार बनाती है? मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, मतलब वो इतने फ्री हैं क्या कि वो लॉज बनाने बैठेंगे? पहले सोचो, लॉज कौन बनाता है? यस, एनीवन? लॉज कौन बनाता है? लॉज पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट नहीं बनाती लॉज। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को लगता है कि कानून कौन बना रहा है, सरकार बना रही है। अरे नहीं, कानून सरकार नहीं बनाती है, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉ मेकिंग के बारे में बताती हूँ। लॉ मेकिंग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि लॉज जो है वो कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो लॉ मेकर है कौन? लॉ मेकर कौन है हमारे लिए? लॉ मेकर हमारे पास एक तो पार्लियामेंट है, ठीक है, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये दोनों हमारे लिए क्या है? लॉ मेकिंग बॉडीज है इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे भी पार्लियामेंट के अंदर भी है ना, वी हैव टू हाउसेस, दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, नाम तो सुना होगा सबने, और एक होता है राज्यसभा, करेक्ट। लोकसभा जो है इसको हम लोग है ना लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं। लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। एंड राज्यसभा इज योर अपर हाउस, ठीक है। ऐसा करके हमारे पास टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं, वन इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा, करेक्ट। अच्छा, ये आपके क्या हो गए? लॉ मेकिंग बॉडीज हो गई। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर तुम लोगों ने विधानसभा का नाम सुना है क्या? बस वही विधानसभा जो हर स्टेट के अंदर होती है, उसी को क्या बुलाया जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाया जाता है। तो कानून कौन बनाता है? कानून ये बॉडीज बनाती हैं। फाइन, अंडरस्टूड। अच्छा, अब कौन सी बॉडी क्या कानून बनाएगी ये भी तो बताओ। देखो, ये जो दोनों है ना, ये लॉज किसके लिए बनाती हैं? पूरे इंडिया के लिए। तो ये जो दोनों लॉज बनाएंगी वो यूनियन के लिए लॉज बनाएंगी, एंड ये किसके लिए लॉ बनाएगी? स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। देखो, पूरे इंडिया के लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, जिसके अंदर हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो कानून बनाया वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, वो कानून किसके लिए बनाएगी? सिर्फ अपने अपने स्टेट के लिए। यानी हर एक स्टेट के पास क्या है? उनका विधानसभा है। विधानसभा क्या करेगा? खुद के स्टेट के लिए कानून बनाएगा। अब इन्होंने जो कानून बनाया है ना, ये सिर्फ इनके स्टेट पे, इनके राज्य पे एप्लीकेबल होगा, और किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके है, ये अंडरस्टूड है? फाइन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। कानून बनता कैसे है आखिर, ये समझते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले देखो, कोई भी लॉ है ना, सबसे पहले कोई भी लॉ जो है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? वो ड्राफ्ट बिल के फॉर्मेट में होता है। मतलब हम कानून को बना करके एक बार रफली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको फाइनल वो नहीं होता है। उसको प्रिपेयर करके सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट करना होता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो किसी भी लॉ को हम लोग बनाएंगे और बना के हम उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको क्या बुलाएंगे? ड्राफ्ट बिल बुलाएंगे, है ना। अच्छा, अब ये ड्राफ्ट बिल जो है ये हमें प्रेजेंट करना है। किसके सामने प्रेजेंट करेंगे हम इसको? जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, उसके पास, यानी कि लोकसभा के पास हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
क्लियर है ये? हम ये बिल कहाँ प्रेजेंट करेंगे? अभी लोकसभा के पास। अब लोकसभा क्या करेगा इस बिल का? वो इसके ऊपर पहले तो डिबेट्स होंगे, खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, है ना, ऐसे बहस वहस होगी। तुम लोगों ने कभी देखा है पार्लियामेंट का सीन, देखा है क्या कभी न्यूज़ में? संसद का कैसा होता है? बहुत खतरनाक वाले आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं एक दूसरे में ना, टेबल बजाना एंड ऑल ना, और कई बार बहुत सीरियस मतलब लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? डिबेट्स करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और फाइनली ये लोग इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, और अप्रूव ये कैसे होता है? अप्रूव ये होता है विद मेजॉरिटी। ये अप्रूव कैसे होगा? मेजॉरिटी से अप्रूव होगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो फिर हम इसको कहाँ ले जाएंगे? जो हमारा अपर हाउस होता है, विच इज कॉल्ड एज राज्यसभा। फिर हम इसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे? राज्यसभा में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब राज्यसभा के अंदर क्या होगा? राज्यसभा में भी यही सारी चीजें होने वाली हैं जो सेम हमने यहाँ पे पढ़ी, और ये भी क्या करेगा? इसको अप्रूव करेगा बाय मेजॉरिटी। जो ये सब चीजें मैंने यहाँ लिखी है ना, यही सब एक्ट्स यहाँ पे भी होने वाले, सारा नाटक यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर मेजॉरिटी से वोट्स आ जाएंगे। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? जो फेवर में वोट्स आए हैं ना, वो अगेंस्ट वाले वोट्स से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा मेंबर्स अगर फेवर में वोट कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अप्रूव्ड कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब इन दोनों ने तो इसको अप्रूव कर दिया। अब लास्टली हमें ये बिल जो है, ड्राफ्ट बिल, इसको किसके पास लेके जाना होता है? प्रेसिडेंट के पास। फाइनली हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? प्रेसिडेंट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, हम उसके पास लेके जाएंगे इसको फाइनली इसकी अप्रूवल के लिए। ये हमने यहाँ प्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी हम इसको प्रेजेंट करेंगे। फाइन, और अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपना फाइनल असेंट देगा इसके ऊपर। ठीक है, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना फाइनल असेंट दे दिया ना, अब ये बिल क्या बन जाएगा? बिल बिकम्स एन एक्ट। ये बिल आपका क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट का मतलब क्या है? ये अब फाइनल एक लॉ बन गया है। ओके, अभी हम लोगों ने सिलेबस लिखा था तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी क्या, कि हम लोग चैप्टर के नेम के आगे है ना बार बार एक्ट वर्ड लिख रहे थे। देखा आपने ये चीज़? हमने यहाँ पे भी एक्ट लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। तो ये वर्ड का मतलब क्या है? कि ये वो कानून है जिस कानून को पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट इस कानून को अप्रूव कर चुकी है। ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है यहाँ पे। फाइन, तो लिखो, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका बिल क्या बन गया है? एक्ट बन गया है, और अब ये लॉ आपका क्या हो जाएगा? पूरे इंडिया में एनफोर्सिएबल हो जाएगा। बिकम्स एन एक्ट, यानी कि लॉ एनफोर्सिएबल, या आप लिखो एप्लीकेबल इन इंडिया। अभी तो मैं एनफोर्सिएबल मैं नहीं बता रही हूँ क्या होता है। लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, यानी कि वो कानून जो क्या होगा? अब इंडिया में एप्लीकेबल होगा, वो कानून बन चुका है। आई होप आप लोगों ने ये पूरा प्रोसेस एक बार फटाफट से इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे।
डन, नोटेड। अब देखो ये लॉज बनाए किसने हैं, लॉ मेकिंग किसने किया, लॉ मेकिंग का काम कौन कर रहा है, आपका पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है। अब इन लॉज को इंडिया में इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज। वो बॉडीज क्या करेंगी, मेक श्योर करेंगी कि ये लॉज इंडिया में इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉडीज का, तो जैसे वी हैव आरबीआई। आरबीआई क्या मेक श्योर करता है कि बैंक से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो सारे बैंक अप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अच्छा, सेबी जानते हैं सारे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12th में पढ़ा होगा ये। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, उनको भी रेगुलेट करने के लिए सेबी होता है। अच्छा, इसको छोड़ो तुम, इसके अलावा हमारे पास कोर्ट्स भी तो है, कोर्ट है ना, अलग अलग कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। तो ये लोग क्या मेक श्योर करेंगी कि लॉज इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कोर्ट्स के साथ साथ है ना, इनके इक्वलेंट पावर्स वाली एक बॉडी बनाई गई है विच इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूनल। क्या बुलाते हैं हम इसको, ट्रिब्यूनल बुलाते हैं। अब ट्रिब्यूनल क्या मेक श्योर करते हैं, एक्चुअल में ट्रिब्यूनल्स का काम कोर्ट जैसा ही है, दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के लिए कोर्ट होती हैं, और इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं उनके लिए हमने किसको बना दिया, ट्रिब्यूनल्स को बना दिया, ठीक है। तो कोर्ट्स जो हैं वो क्या देखेंगी, सिविल या क्रिमिनल केसेस देखेंगी, और ये जो है ये अदर स्पेसिफिक मैटर्स को कवर करेंगी, ठीक है। ये हो गया कोर्ट और ये हो गया ट्रिब्यूनल। ऑल राइट, आई होप आप लोग साथ के साथ ही नोटिंग भी करते चले जा रहे हैं। अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, एक हमने सबसे पहले बिजनेस लॉज का मतलब समझ लिया, दूसरा हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइप के लॉज कौन से होते हैं और हमें कौन से लॉज पढ़ने हैं, बिजनेस लॉज पढ़ने हैं, फाइन। अच्छा, फिर हमने देखा कि हमारे सिलेबस कैसे कैसे डिवाइडेड है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स के हम लोगों ने मार्क्स देख लिए, वेटेज देख लिया कि कितना कितना वेटेज उनका रहेगा। फिर हमने पेपर पैटर्न समझा, कितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए होते हैं वो सब देख लिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड लास्टली हमने ये देखा कि लॉ को इम्प्लीमेंट कौन सी बॉडीज करती हैं, फाइन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉपर कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे, यानी हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, वो लॉ बहुत बड़ा लॉ है क्योंकि ऑफकोर्स 30 मार्क्स का पोर्शन कैरी करता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।